जैसे यंग लोगों के लिए इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्राफ्ट गेन कर पाना, बिकॉज एआई मोस्ट नॉर्मल चीज़ों को संभाल लेगा एक टाइम के बाद। एम्बिशन अगर आप में है वो हाँ। बहुत नेचुरली वायर्ड होता है। तो कभी कभी ना आप दो टाइप की थिंकिंग होती है। एक होती है कि वर्क थिंकिंग कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट, एंड एक होती है बाय प्रोडक्ट थिंकिंग। इस जनरेशन को एटलीस्ट कुछ डिफरेंट करने का सोचना पड़ेगा, जो एआई नहीं कर सकता, जो एआई कुछ नहीं ऐसा कर। करना होगा। हाँ। नारायण मूर्ति तो मेरी वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस है लाइफ Okay. में, एंड आई थिंक बिकॉज उनके बयान को थोड़ी गलत तरीके से लिया गया। मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स, एंड वो उसी लिस्ट में शामिल है जहाँ पे रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के टॉप पीपल में है। जो पुरानी जनरेशन है वो वैसे ही चलना चाहते हैं जैसे वो पहले चलते थे। जेनजी उन चीज़ों को कभी कभी सहती नहीं है, तो हाँ। ऐसा लगता है कि जेनजी नहीं करना चाहती, बट आई थिंक जेनजी को अगर मिशन दिया जाए एंड अच्छे से उसको इंटरप्रेट कराया जाए, कंज्यूमेबल इंफॉर्मेशन दी जाए, जेनजी से बेटर वर्कर्स नहीं हो सकते। आप में से कई सारे दर्शक ऐसे होंगे जो इस वक्त बैठे होंगे अपने दफ्तर में या फिर घर पर और ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। ये पॉडकास्ट आज वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर है। आपको क्या लगता है कितने घंटे आप ऑफिस में काम कर सकते हैं? ये सवाल हम सबके मन में होता है। कई ये कहते हैं कि अगर आप यंग हैं तो आप घंटों काम कर सकते हैं, और कई ये कहते हैं कि अगर आप अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, आपके पास लंबा वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप कुछ घंटे भी अगर काम करें तो वो भी बेनिफिशियल है, आप उसके ज़रिए भी आगे ग्रोथ ले सकते हैं। तो इसको लेकर हमेशा से एक डिबेट छिड़ी हुई है पूरे सोशल मीडिया पर। आपने नारायण मूर्ति का बयान सुना ही होगा। उन्होंने कहा था कि 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, अगर उसको आगे ग्रोथ चाहिए, देश का डेवलपमेंट चाहिए, उसको लेकर। अब आर्यन कोचर हैं, आर्यन कोचर फिनफ्लो के को फाउंडर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक बार फिर से इस डिबेट में एक चिंगारी लगा दी है। उन्होंने दरअसल ये कहा था कि 25 साल की अगर आपकी उम्र है तो फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या सोच आखिर वो रखते हैं। जेन जी हैं। और आर्यन, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरे को क्या है आपके लिए, क्या है? आपने बयान दिया, पहले तो बयान को मैं समझना चाहूंगी, स्टेटमेंट को अच्छे से आपसे, कि क्या कहा था आपने एग्जैक्टली। हाँ, तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो अगर आप 25 साल के हैं या ऑब्वियसली अर्ली 20s में हैं, तो इतना ज़्यादा ये सोचना कि मैं किस टाइम पे अपना वर्क ख़त्म कर रहा हूँ, किस टाइम में लैपटॉप बंद कर रहा हूँ, किस टाइम पे मेरे को एकदम अपना कट ऑफ करना है, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इवन दो मेरी खुद की फैमिली मुझे बोलती रहती है, मैं इतना नहीं सोचता, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँगा, जब मेरी बॉडी और मेरा माइंड एकदम बेस्ट शेप में है टू टेक दैट मच ऑफ वर्क, तो उससे क्या होगा कि मैं अंडरस्टैंडिंग कर पाऊँगा ऑफ डीपर पैटर्न्स ऑफ मेरा जो काम में जो काम पैटर्न्स, करने का तरीका। हाँ, काम करने का तरीका, एंड फिर मैं आराम से अपना शेड्यूल भी बना पाऊँगा, मैं अपनी चीज़ें सही से कर पाऊँगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं जो मेरा जो क्राफ्ट है, जो मेरे क्राफ्ट को जितना वक्त की ज़रूरत है, मैं उतना उसको दे सकता हूँ। तो आपका मतलब ये है कि जो लोग थोड़े से 40 साल के ऊपर हो जाते हैं या 35 के ऊपर हो जाते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बचती है? नहीं, बिल्कुल बचती है, बट 40 साल के ऊपर हो जाते हो तो आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस टाइम के बाद अगर अगर सपोज 60 तक रिटायरमेंट होती है मोस्ट लोगों की, या 70 तक भी रिटायरमेंट होती है, तो इज़न्ट इट बेटर कि अभी अगर आपने काम कर लिए बहुत सारी चीज़ों में, और आपको बहुत एक्सपीरियंस गेन हो गया और बहुत क्वालिटी आ गई आपके क्राफ्ट में, तो 40 साल के बाद वाले फेज़ में आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ नहीं रहे, आपके पास सब कुछ आ रहा है, बिकॉज आपका जो स्किल है, जो क्राफ्ट है, वो इतना अच्छा बन चुका है। एंड हमारे लिए, हम जैसे यंग लोगों के लिए इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्राफ्ट गेन कर पाना, बिकॉज एआई मोस्ट नॉर्मल चीज़ों को संभाल लेगा एक टाइम के बाद। तो जो आप ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, ह्यूमन बीइंग अपने क्राफ्ट को इतना अच्छा कर पाए, और कुछ क्राफ्ट तो फिर भी रेलेवेंट हो जाएंगे, लेकिन हम तो अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच पाए। यानी जो यूथ है उसको अपने वर्किंग आवर्स, ऑफिस आवर्स और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए आपके हिसाब से, वर्क लाइफ बैलेंस तभी होगा। और एग्जैक्टली क्या समझते हैं आप वर्क लाइफ बैलेंस से, ये भी मुझे बताइए। वर्किंग आवर्स की बात मे बी नॉट, पता नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है कभी ज़रूरत के हिसाब से, बट ऐसा ना हो कि एकदम ही आज अब 6 बज गए हैं तो अब मेरे को लैपटॉप बंद करके सिर्फ घर जाना है, या घर जाके थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, या ऐसे ऐसे वाला सीन। मेरे को ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बहुत डीपर चीज़ होती है, लोग बहुत बाइनरी सोचते हैं कुछ चीज़ों में,
कि जस्ट बिकॉज वो वर्क लाइफ बैलेंस को एकदम ऐसे देखते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि वो भी तो वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर कुछ टाइम के लिए आप बहुत मेहनत कर दो, जैसे मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस अभी लास्ट 10 डेज मेरे लिए बहुत हैवी रहे हैं, बिकॉज मेरे कंपनी में कुछ क्राइसिस सिचुएशन चल रहा था। तो मुझे 10 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ी, कभी कभी 3-3 4-4 बजे तक मेहनत करनी पड़ी ताकि मैं उस क्राइसिस सिचुएशन से निकाल सकूं। एंड अब लास्ट 2-3 डेज में मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। तो ये भी तो एक बैलेंस है। मैं ढूंढ रहा अपना बैलेंस। ब्रेक तो सबको चाहिए, आराम बॉडी को माइंड को चाहिए अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए, लेकिन उसको भी मैंने अपने हिसाब से बैलेंस किया। मैं ये नहीं करता कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करूँ एंड देन छोड़ दूँ। कभी कभी ज़रूरत हो जाती है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो उस हिसाब से बेसिकली मैं भी। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ बिल्कुल। घर में मम्मी होंगी, पापा होंगे, हाँ हाँ तो ख्याल रखने के लिए मम्मी है आपके हाँ। पास घर में? डू यू हैव सर्वेंट्स एट होम? नो, नॉट परमानेंट, नॉर्मल हाउस बट दे हेल्प्स। आर देयर। हाँ दे आर देयर। ड्राइवर होंगे आपके पास? नहीं आपके यहाँ? ड्राइवर नहीं। अच्छा, ओके। तो मतलब कुछ भी अगर आपको चाहा, आपने कुछ भी इच्छा हुई तो मम्मी से आप आसानी से कह सकते हैं हाँ कि बना के आप मुझे हाँ खिला दो, ये दे दो। इसके अलावा अगर आपको वो कुछ भी और चाहिए एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए तो सर्वेंट्स हैं आपके पास। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जैसे कोई एक एकदम यंग मिडिल क्लास का कोई बच्चा है, हाँ। कोई 20, उसकी एज 20 साल का वो बच्चा है, वो आया है अपनी नई जॉब के लिए किसी दूसरे शहर में, क्योंकि वहाँ पर जहाँ आपका एक स्टेटमेंट और भी था मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए, वो भी मैं डिकोड करूँगी। तो वो आया है अपनी जॉब के लिए एक दूसरे सिटी में, उसके पास ना कोई साधन संसाधन है आने जाने का, कुछ भी नहीं है। उसको बसों में लटक के, ऑटो में लटक के अपने ऑफिस तक पहुंचना है, उसके बाद ऑफिस में काम करना है पूरे 9 to 6, और फिर घर जाकर फिर अपने और काम भी देखने हैं। तो वो कैसे अपनी वर्क सिर्फ काम काम को कैसे कर सकता है? और एक तरीके से अगर देखा जाए आपके स्टेटमेंट के हिसाब से तो काम ही काम तो कर रहा है, हाँ तो ये कैसे बैलेंस होगा? आपका ये कहना है कि सिर्फ काम पे ध्यान दो, जो ऑफिस का काम है उस पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, पर ये क्राइसिस कैसे हटेगा? ये जो पैसे का जो क्राइसिस है ये कैसे हटेगा? स्टेटमेंट मोर इन द डायरेक्शन ऑफ कि काम के क्राफ्ट को कैसे बढ़ा सकते हो। तो हाँ। मैं आपको एक कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर है, हाँ। उन्होंने एक बड़ी फेमसली बात की थी कि ऑल क्राफ्ट इज स्लो करेंसी, इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स और नॉट जस्ट टाइम बट सोल। तो अगर आप उसमें फोकस करते हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। जो लोग 9 to 6 भी काम कर रहे हैं वो भी घंटे तो दे रहे हैं, घंटे दे रहे हैं, उसमें निकाल रहे हैं उसमें से वक्त। तो आई थिंक उसमें कोई एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, मतलब उतना भी काफ़ी है। मैं ये बोलूँगा अगर सपोज़ आप मम्मी पापा के साथ रहते हो, एक थोड़े से प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो, सो अब बिकॉज हमें एक बेस मिल गया तो अब इस बेस के कैसे ऊपर बिल्ड कर सके इसके तरफ सोचना चाहिए। तो मैं तो अगर मैं सबका सिनेरियो नहीं समझ सकता, मैं एटलीस्ट अपना पर्टिकुलर सिनेरियो समझ सकता हूँ। मुझे तो ये करना चाहिए एंड मेरे जैसे और जो दूसरे हैं उनको भी यही सोचना चाहिए कि प्रिविलेज मिल चुका है तो अब ये बेस है, अब आप इसके ऊपर कैसे चीज़ कर सकते हो। सो उसके लिए एंड जो लोग जैसे कोई बेंगलुरु में काम करता है, हमारे भी लोग हैं, हम रिमोट कंपनी है तो काफ़ी लोग काम करते हैं एंड उनको अपने आप भी रहना पड़ता है। तो उनसे भी मैं बात करते रहता हूँ एंड कभी कभी वो लोग भी एडवाइस के लिए भी मांगते हैं एंड थोड़ा हेल्प के लिए भी बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को बिल्कुल। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। घर में अपना कितना आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इवन फॉर मी, मैं अपना कंट्रीब्यूशन देने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कर पाऊँ, क्योंकि वो भी तो एक पूरा तरीके नहीं की हो कला पाता। है। अगर आप खाना बना ले रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा कर ले रहे हो अपने काम के अलावा, तो वो भी तो एक कला है, उसमें भी तो वक्त देना जरूरी है, वो भी तो ग्रोथ का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल ये मानते बिल्कुल हैं आप? बिल्कुल। कला भी है और एक रिलैक्सेशन भी है। लाइक अगर आपको थेरेपी, इट थेरेपी वर्क्स है। एज अ थेरेपी। हाँ, मैं भी सीखूंगा कभी कुकिंग करना अच्छे से। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, इस जस्ट अभी टाइम नहीं मिल पाता। ओके, मतलब क्या एक्स्ट्रा हॉबीज हैं आपकी जो आप काम के अलावा करना पसंद करते हैं? अभी तो बहुत कुछ नहीं मिलता बट आई रियली लाइक राइटिंग। मुझे राइटिंग बहुत पसंद है एंड ऐसी आईपीएल, आजकल तो आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा फोकस से, हर मैच को देखता हूँ। तो कुछ टाइम या साइड एटलीस्ट साइड में चलता रहता है। तो वो है, ऐसे कुछ खास अभी हॉबी नहीं है बट हाँ मैं डेवलप करूँगा वो टाइम। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए जो हॉबीज़ हम लोगों की जो एक्स्ट्रा है, जो यूथ आजकल का जो जेन जी है, वो काम में इतना ज़्यादा बिजी है, सिर्फ काम काम काम, और घर में अगर आए तो थकान, काम और थकान, काम और थकान, काम और थकान, उसके बाद कुछ है नहीं। तो वक्त की कमी है? आपको लगता है कि वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही उस तरीके से? हाँ, वक्त की तो कमी है। आप कैसे किस चीज़ के लिए टाइम निकाल पाते हो। मैं अभी अपना बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं कैलेंडर बनाऊँ। हाँ। मैं मीटिंग के बियॉन्ड कैलेंडर नहीं बना पाता। आफ्टर अ पॉइंट एक वो हो जाता है कि अब कैसे ही करोगे एंड
शुरू सुबह तो आप सोच सकते हो बिकॉज हाई एंड एनर्जी होता है, बाय द आफ्टरनून आपके पास एकदम एनर्जी नहीं रहती कि अंडरस्टैंड करने के लिए भी कि इससे आगे कैसे बढ़े, तो फिर टाइम मैनेजमेंट इतना नहीं हो पाता। तो यही तो बैलेंस करना जरूरी है। हाँ। आपको लगता है आर्यन, क्योंकि आपने कहा था कि 25 की उम्र में अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एम्बिशियस कम हो रहे हो, एम्बिशन आपका खत्म हो जाता है एक तरीके से, एम्बिशन क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए भी तो समय चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप बहुत यंग हो तो आपको और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करेंगे ताकि वो आगे आपको दिक्कत ना दें। हाँ, एम्बिशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं टॉक्सिक हसल कल्चर का पार्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी वो नहीं मानता, बट एम्बिशन अगर आप में है वो बहुत नेचुरली वायर्ड होता है। तो कभी कभी ना आप दो टाइप की थिंकिंग होती है, एक होती है कि वर्क थिंकिंग कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, एंड एक होती है बाय प्रोडक्ट थिंकिंग। तो मोस्ट लोग आज के ज़माने में भी और पहले भी हर टाइम से बाय प्रोडक्ट की तरफ सोचते हैं। जैसे आप अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो, तो दैट्स ऑल्सो एम्बिशन। जो जितना टाइम है, जितना अवेलेबिलिटी, उसमें से कैसे बेस्ट निकाल पाना है, अपना बेस्ट दे पाना, इवन तो कोई आके चेक नहीं कर रहा कि कितना अच्छा था या कितना बुरा था, या हर चीज़ को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में नहीं डाल पा रहा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पूरा टाइम इंसान सोचता रहेगा तो मैंने ये देखा है कि लोग मोस्टली शट आउट करते हैं काम को। जैसे हमारे पास भी कुछ मतलब काम पे फिर कम ध्यान देते हैं वो, अगर वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे भागते हैं, आप ये कह रहे हैं? काम पे ध्यान देना नहीं होता, एक काम के लिए जो झाड़ूपन नहीं आता है, हाँ, जुनून नहीं रहता काम जुनून के नहीं लिए। रह पाता। हाँ एग्जैक्टली, वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ दिनों का ही होता है ये चीज़। ठीक है, अगर सपोज कोई 6 तक काम कर रहा है, 7 बजे तक, कभी कभी उसको स्ट्रेच करना पड़ जाता है, बट ये कुछ कुछ दिनों की बात होती है, हर दिन की नहीं बात होती। बट कुछ लोग होते हैं जिसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, लाइक एज अ फाउंडर आई रिस्पेक्ट दैट, बट एज मतलब मैं खुद के लिए वो चाहूँगा, तो मैं अभी तो इस फेज में तो नहीं चाह सकता, फ्यूचर में मैं देखूंगा, मैं क्योंकि ये भी मेरा पैटर्न रिकग्निशन हो जाएगा कि मैं इतने साल ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली पता होगा ये काम कितने टाइम में हो सकता है और मैं कितना टाइम निकाल पाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जब नारायण मूर्ति वाली बात आई थी, उस टाइम पे मैं एक कंटेंट पीस लिख रहा था, मेरे को कंटेंट पीस लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, उनके बारे में। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था करण औजला का, जो एक पंजाबी सिंगर है, वो राइटर भी है, एंड उन्होंने दिलजीत दोसांझ के लिए एक गाना लिखा था, एंड वो 10 मिनट में लिख के भेज दिया था, और वो दिलजीत का वन ऑफ द मोस्ट वायरल सॉन्ग्स है। तो 10 मिनट में लिख दिया था, और वो अब मतलब एक इंसान, वो भी आई थिंक 25-27 साल की है करण औजला, वो कैसे ये कर पाते, बिकॉज उन्होंने इतने साल 10-15 साल इस क्राफ्ट पे काम किया बिना ये सोच के कि कितना मेरे को कितना मैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस कर पाता हूँ। तो वही है बात कि अगर आपको बहुत ही अच्छा काम करना है और कम टाइम में भी कर लेना है, उसके लिए भी आपको एक अपने क्राफ्ट पे काम करना होगा। खुद पे ज्यादा फोकस करना होगा, खुद की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस हाँ, खुद की ग्रोथ पे फोकस करना होगा। एक टाइम आएगा जब आप अपने आप ही नेचुरली आपकी बॉडी, जैसे विराट कोहली बोलते हैं, मसल मेमोरी हो जाता है एक टाइम के बाद। इतना खेल लिया है कि अब आपको पता एग्जैक्टली कहाँ हिट करना है, वो एग्जैक्टली आपको समझ आने लगता है, आपके रिफ्लेक्सेस में वो चीज आने लगती है। हाँ, और माइंड भी मसल ही है, माइंड मसल में आपको मसल मेमोरी बन जाती है उस चीज़ की, एंड आप वो सही से एक्यूरेटली एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सीख जाते हो। सो उसके लिए अगर आप यंग एज में बहुत ज़्यादा ये सोचोगे कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, सभी लोग इतने घंटे स्पेंड कर रहे हैं, तो हो तो पाएगा, बट इररेलेवेंसी तो आ सकती है, क्योंकि एआई फ्यूचर में चीज़ें चेंज कर देगा। तो मेरा बस बेसिकली उस पोस्ट से ये मतलब था। अच्छा, आपको लगता है अब एआई का समय है ही, तो आधा काम एआई कर रहा होगा आपका और आधा आप कर रहे होंगे, तो वर्क बैलेंस जो है वो करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि एआई विल बी योर सपोर्टिव हैंड। हाँ, एक तो ये होगा, बट उसके लिए अपनी खुद की भी तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी कि आपको ही वर्क स्पेस से फायर ना कर दिया जाए। हाँ, इतना एआई अच्छा हो जाए, आपसे बेटर हो जाए, तो उस फेज में अगर जाना है इंसान को, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इस जनरेशन को एटलीस्ट कुछ डिफरेंट करने का सोचना पड़ेगा, जो एआई नहीं कर सकता, जो एआई कुछ नहीं ऐसा करना होगा। हाँ, और बहुत लोग होते हैं जो अभी का एआई देख के सोच रहे हैं कि यार ये तो काम एआई नहीं कर सकता, बट जैसे
5 साल पहले जो लोग सोच रहे थे, जो एआई के डायरेक्शन में ज़्यादा सोच रहे थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो जेनरेटिव एआई है, जो चैट जीपीटी जिस पे वर्क करता है, वो चीज़ ऐसी चीज़ करने लग जाएगी, हमारा ही चीज़ सीख जाएगी एंड हमारे जैसे लिखने लग जाएगी, और फिर उन राइटरों की भी जॉब जाती है। ऐसे ऐसे वाला चीज़ आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके बाद। आप आफ्टर अ पॉइंट अगर वो चीज़ आ गई, और ऑलमोस्ट सबकी जॉब्स खतरे में हो सकती है। सो ओके ओके, थिंग्स अपार्ट, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। कई लोग जो यंगस्टर्स होंगे 25-30 साल के बीच में, वो आपकी इस बात से भी इंटरप्रेट करेंगे कि अब काम ही करना है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनानी है, ना शादी करनी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना 25 से 30 साल की उम्र में कि अब एक पीयर प्रेशर भी रहता है घर से भी कि आप कर लो, अब यू आर गेटिंग ओल्ड नाउ, तो वो प्रेशर भी रहता है। तो आपको लगता है कि अगर सिर्फ काम काम पे या फिर इतना खुद अपनी ही ग्रोथ पे इंसान अगर ध्यान देगा तो वो फैमिली बैलेंस कर पाएगा फिर आगे? सो आजकल मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, पैडी अपटन जो इंडिया के फॉर्मर मेंटल कंडीशनिंग कोच थे, तो उनका ना एक मॉडल है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड अगर आप थोड़े बहुत, मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप को मिक्स करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अपनी थिंकिंग में भी एंड अपने कंपनी में भी। तो मैंने ये समझा है कि वो लोग, जैसे अगर आप हार्दिक पांड्या को देखिए, वो एकदम प्रेशर सिचुएशन में एकदम परफेक्टली परफॉर्म कैसे कर पाता है। उसका सिंपल रीज़न है बिकॉज आउटसाइड ऑफ द थिंग, लाइक मोस्ट आप स्पोर्ट्स पर्सन से जाके बात करेंगे, वो बोलेंगे आउटसाइड ऑफ द थिंग मेरी जो लाइफ है मैं उस पर फोकस करता हूँ, रादर देन मैं जो उसमें प्रेशर लेता हूँ कि जो काम है उसमें प्रेशर लूँ कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वर्सेस कि अल्टीमेटली मेरे पास अपनी लाइफ तो है ही ना, जो कुछ भी हो जाए। तो एक नथिंग टू लूज एटीट्यूड जब बन जाता है इंसान का, सिर्फ तभी बहुत हाई प्रेशर या बहुत गलत पोजीशन से आप निकाल सकते हो अपनी टीम्स को अपने काम में। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है वो चीज़। अगर आप अपनी लाइफ नहीं बिल्ड करते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बोलेंगे उसको, इट्स मोर लाइक आप किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखते हो अपने लाइफ में। अगर अपनी लाइफ में आप फैमिली को अपनी रख लो। फैमिली को प्रायोरिटी में रखते हो, मैं तो अपने को रखता हूँ। मैं अपने जो काम से, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, ऐसे लगेगा मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं अल्टीमेटली अपने काम से काफ़ी डिटैच्ड होने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटैच नहीं होऊंगा, मैं शायद उस एफिशिएंसी से नहीं परफॉर्म कर सकता। बहुत लोगों का होता है, मेरे को फाउंडर्स भी हैं, उन लोगों को लगता है कि वो बहुत पैशनेट है अपने काम में। बट आप विराट कोहली का एग्जांपल देखिए, हाँ उसकी उनकी जो फैमिली है वही उनकी स्ट्रेंथ है, अनुष्का इज हिज स्ट्रेंथ। हाँ तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो फैमिली के साथ साथ वर्क लाइफ भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसा कैसे आपने कहा? आई डोंट थिंक विराट कोहली 15 साल पहले ऐसे थे, तो अभी वो 36 के हैं। अगर आप पहले जाके देखिए, जब वो 25 के थे, वो इंटरव्यूज़ में क्या बोलते थे और क्या कैसे मेहनत करते थे, और सिर्फ खुद ही नहीं करते थे, सबसे कराते थे। तो विराट कोहली का एक एटीट्यूड था उसी टाइम से कि मैं कैसे कर सकता हूँ, बट ओवर द ईयर्स बिकॉज उन्होंने इतने मैचेस खेल लिए, बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस किया, एक भी नेट सेशन नहीं मिस किया था कुछ टाइम में। एक टाइम ऐसा आया था कि विराट कोहली ने कभी मैचेस ही नहीं स्किप किए, इवन दो इतने इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं थे, कर सकते थे, बट जब उनकी थोड़ी सी एज होने लग गई, जो बॉडी पे तो इफेक्ट आ जाता है 30 के बाद थोड़ा थोड़ा, तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करनी शुरू की। बट जब तक एज नहीं थी तब तो उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं करी। सो उससे भी हम ये चीज़ सीख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। Since you are a co-founder Yeah. of a company, as a top leader, आप अपने कंपनी के हैं ऑब्वियसली, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। कई ऐसे लोग आते हैं, इंटर्न्स आपके हैं, इंटर्न्स के अलावा जो थोड़े से उसके ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं नीचे के, दिन भर वो काम करते हैं, लेकिन कई बार उनको उस हिसाब से वो पैसा नहीं मिलता, तो आपका मनोबल टूटता है, आप डीमोटिवेट होते हो। तो फिर उस सिचुएशन में कैसे वो इंसान खुद को झोंकेगा कि नहीं मुझे काम ही करना है, नहीं मुझे खुद को ग्रूम करना है, कैसे करेगा जब पैसा नहीं मिल रहा है? ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। हाँ, ये चीज़ भी मैंने स्टार्टिंग जब की थी, उसी के बाद से धीरे धीरे सीखनी शुरू करी, बिकॉज मैंने कभी किसी कंपनी में खुद से काम नहीं किया, तो मैं ऑन द गो ही सीखा ये चीज़ को, क्योंकि मैं इनिशियली तो आपकी कंपनी कभी इतना पैसा कमा नहीं पाती या फंडिंग रेज इतनी भी नहीं कर पाती कि अच्छे से पे कर पाए लोगों को, ठीक है। लेकिन तो वहाँ पे कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं? जब आपके पास खुद पैसा नहीं तो आप कैसे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट टू वर्क मोर?
आई थिंक इट्स वो ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली बात है कि हाउ कैन यू इंस्पायर पीपल टू वर्क ऑन अ मिशन। तो जो मिशन ड्रिवन कंपनीज होती है उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। जो मिशन ड्रिवन नहीं होती है, लाइक एक सिंपल सी एजेंसी हो गई, हाँ। या ऐसे वाले जो जो थोड़े से स्टेल एनवायरनमेंट्स होते हैं, वहाँ पे काम कराना डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, अगर आप मिशन ड्रिवन हो तो यंग लोग ज़्यादा उस चीज़ से उस मिशन की तरफ ज्वाइन होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गई। जब हमने स्टार्ट किया था तब हम मिशन ड्रिवन थे, अभी भी है मतलब। लेकिन ओवर टाइम हमें समझ आया कि वो मिशन की भी जो एक स्ट्रेंथ होती है वो भी 6-7 महीने तक ही रह पाती है। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को उससे ज़्यादा आगे मोटिवेट कर पाना है, या एक तरीके से चला पाना है, यूनिडायरेक्शनली चला पाना है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप उनको अच्छे से पे करोगे। बिकॉज अगर उनकी दिस इज द इशू। हाँ, यस। अगर उनकी एक साइड कवर्ड है लाइफ की, तो वो दूसरी साइड पे क्योंकि प्रॉपर्ली वो उसी साइड को हटाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इतना पैसा यहाँ से कमा रहे हैं ताकि वो उस साइड को सेव कर सकें, सिक्योर कर सकें। तो जब पैसा ही नहीं तो वर्क काम के बारे में इंसान कैसे सोचेगा? इंसान हमेशा सर्वाइवल की तो तरफ आपने पहले कैसे मोटिवेट किया था अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा as a पैसा boss? कमा के कंपनी के लिए तो अगर आप ज़्यादा पैसा कमा पाते हो ऊपर से, तो आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाते हो। बहुत सारे फाउंडर्स इंडिया में आज हैं ऐसे जो अच्छे से एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करते हैं। वो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम है। तो हमने तो यही किया, जब हमारे पास आने लग गया तो हमने और ये सोचा कि हम कैसे सबको हेल्प कर सकते हैं, और टैलेंट डेंसिटी कैसे बना सकते हो। जो टैलेंटेड लोग होते हैं यूजुअली, अब उनको अपना प्राइस पता होता है, दे नो देयर प्राइस। तो आप अगर उनको लाना चाहते हो तो आपको सिंपली उनका प्राइस देना पड़ता है। सो कंपनीज को, स्टार्टअप्स को ऑब्वियसली इनिशियली मिशन ड्रिवन होना चाहिए, लेकिन ओवर टाइम ये भी समझना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक पॉइंट तक ही मिशन में फोकस कर सकते हैं। आफ्टर अ पॉइंट उनको मनी चाहिए। एंड ये नेटफ्लिक्स की एक स्ट्रैटेजी है एक्चुअली, कि नेटफ्लिक्स की बेसिकली स्ट्रैटेजी यही है कि विल गेट द बेस्ट टैलेंट एंड विल पे देम रियली वेल। सो यही चीज़ सारे स्टार्टअप्स को भी अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इनिशियली पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर आप नहीं सोचोगे ही नहीं ऐसे कि इंसान को एकदम ख़त्म करने का सोचोगे, वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती। उसके साथ में एक और चीज़ होती है ईसॉप्स आप कितना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ऐसे बहुत टॉप फाउंडर्स आजकल इंडिया में जो सोच रहे हैं इस बारे में एंड बात करते हैं, बिकॉज उनकी कंपनीज $1 बिलियन कंपनीज हो गई हैं अब। एंड वो चाहते हैं कि बिकॉज इनिशियल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ में हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ईसॉप एंड इक्विटी आप कितनी दे सकते हो कोर टीम को, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे आप जो झाड़ू हैं, आप पैशनेट अपने काम के लिए, वैसे ही नारायण मूर्ति जी, इन्फोसिस के फाउंडर, उन्होंने भी एक बयान दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसको लेकर बहुत सारी बातें हुई थी सोशल मीडिया पर कि 70 घंटे हफ्ते में काम करने चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं इसको? 70 घंटे क्या काम करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि वर्क इज इम्पोर्टेंट, खुद को ग्रूम करना ज़रूरी है हर दिन। सो नारायण मूर्ति तो मेरी वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस है लाइफ में। एंड आई थिंक बिकॉज उनके बयान को थोड़ी गलत तरीके से लिया गया। मेरे हिसाब से ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स, एंड वो उसी लिस्ट में शामिल है जहाँ पे रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम इंडिया के टॉप पीपल में है। तो उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा गलत लिया गया। कैसे गलत लिया? हाँ, यूथ ने गलत लिया उसको, कैसे लिया? एक्चुअली सभी ने लिया, क्योंकि सब ने एक सिनेरियो में डाल दिया, अपने सिनेरियो में सोच के देखा, बट वो ओवरऑल बोल रहे थे, वो एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि अगर इंडिया को डेवलप होना है एंड चाइना जैसी ग्रोथ चाहिए, या जापान एक टाइम पे जैसी ग्रोथ कर रहा था चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उन्होंने बोला सिंपल है, यूथ को अपने से ज़्यादा होके मिशन ड्रिवन होना पड़ेगा कंट्री के लिए, एंड वो करना पड़ेगा। जापान ने इतनी बार, जापान के साथ इतना बुरा कुछ हुआ और बार बार उनके लोग, सब लोग साथ में आए, एक मिशन में आए, एंड उन्होंने बिल्ड कर दी वापस कंट्री। तो ऐसे ही होगा इंडिया के साथ भी। इंडिया अभी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इससे आगे कैसे और स्पीड ऑफ ग्रोथ पे ला सकते हैं, वो हर चीज़ बैलेंस से तो नहीं हो सकती, आई एम प्रीटी श्योर। तो उनका बयान थोड़े गलत डायरेक्शन में लिया गया। सिर्फ घंटों की बात नहीं है, एक क्वालिटी की भी बात होती है। हम अगर आप मेजरली ग्लोबल प्रोडक्ट्स देखोगे, हाई क्वालिटी ग्लोबल प्रोडक्ट्स, आईफोन्स वगैरह हम बना सकते हैं, हम अपनी खुद की आइडियाज़ ला सकते हैं, हम इन्वेंशंस बना सकते हैं, बट ऐसा क्या होता है, इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों नहीं बन पाती? और कोई भी टाइप का प्रोडक्ट, कंटेंट भी एक प्रोडक्ट है, कंटेंट की भी उस लेवल पे क्यों नहीं कभी कभी बन पाती? बिकॉज हम लोग
मे बी हम लोग उतना लेवल ऑफ अटेंशन और प्रिसिशन नहीं देखते, जिस क्वालिटी से एक्चुअली काम किया जाना चाहिए वो नहीं देखते। किस क्वालिटी से किया जाना चाहिए? खासतौर पर जेन जी की हम बात कर रहे हैं, तो किस क्वालिटी से क्या काम करे जेन जी? ये मैंने अपनी फैमिली से ही सीखा, मेरे पापा से सीखा कि वो ट्राई करते कि कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ में वो एकदम परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, प्रिसिशन लाने की कोशिश करते हैं। वही होते हैं प्रिसिशन, अगर आप कर पाओ, अपने सारे बेसिस कवर कर पाओ किसी भी काम में, एंड एक चेकलिस्ट हो, एक चेक बॉक्स हो कि यार हाँ, चाहे मेरा पे ग्रेड ये हो या वो हो, मैं अपना बेस्ट दे सकूं उस चीज़ में, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक नारायण मूर्ति जी ने भी एग्जैक्टली वही बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट हाँ, किया गया। हाँ। आर्यन, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने कहा कि मोटिवेट करना पड़ता है सामने वाले को काम करने के लिए। जेन जी में कई ऐसे हैं, एक पूरा एक कम्युनिटी ऐसी है जो काम कम करना चाहती पर पैसा कमाना चाहती ज़्यादा। उनका फोकस खुद की ग्रोथ थोड़ा सा कम रहता है। दे वॉन्ट टू अर्न मनी, ग्रोथ हो ना हो उनको कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों आपको लगता है कि जेन जी में ये भावना क्यों आ रही है ऐसे कि खुद उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना पड़ता है कि काम करो काम करो? आप खुद भी कह रहे हैं, आपने बात भी कही, आपका स्टेटमेंट वायरल हुआ। व्हाट इज द रीजन? आई थिंक जेन जी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ सहन शक्ति नहीं है जेन जी के अंदर, मतलब सहन, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल है, बट जेन जी में ना जेन जी एक डिफरेंट तरीके की सोच है मोस्टली। कैसी? एक ऐसी सोच है जिसमें ना उनको जेन जी बेसिकली एक ऐसी सोच है जिसमें उनको वो ये नहीं सोचते कि वो अपनी वर्किंग कंडीशंस का बहुत सोचते हैं। वो अपनी छोटी छोटी वर्क में जो पुरानी जनरेशन शायद सह लेती थी कुछ चीज़ों को, वो जेन जी अब नहीं सहती, वो बहुत ओपन होती है उसके बारे में। तो उनको, एंड अभी जेन जी कम भी है वर्क प्लेस में, अभी अभी आने शुरू हुए हैं, एंड जो पुरानी जनरेशन है वो वैसे ही चलना चाहते हैं जैसे वो पहले चलते थे। जेन जी उन चीज़ों को कभी कभी सहती नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जेन जी नहीं करना चाहती, बट आई थिंक जेन जी को अगर मिशन दिया जाए एंड अच्छे से उसको इंटरप्रेट कराया जाए, कंज्यूमेबल इंफॉर्मेशन दी जाए, जेन जी से बेटर वर्कर्स नहीं हो सकते। बिकॉज हमारी ऐसी जनरेशन है जो कंप्यूटर्स के साथ ग्रो की है, हमने हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ गूगल की है बचपन से, हम बहुत क्यूरियस जनरेशन है। इस जनरेशन को अगर सही डायरेक्शन दे दे एंड सही जगह पे बट कई लगाया बार जाए। आपकी इसी क्यूरोसिटी का, इस मेहनत का फायदा भी कंपनीज उठाती हैं। आपसे काम तो करवा लेंगी, बट वो कोल्हू के बैल वाला हिसाब किताब हो जाता है। आपको वो पे उस लेवल का नहीं देंगी, फिर बात वहीं पर आती है घूम के। फिर सामने वाले का दिमाग, जेन जी का दिमाग ये होता है, यार कहीं थोड़ा लंबा टूर पे निकल जाएं, घूमने निकल जाएं। तो ये दिमाग में कैसे बैलेंस होगा? कंपनीज इसको कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि आप खुद को फाउंडर हैं, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ सवाल, कैसे कंपनीज को ये चीज़ बैलेंस करनी चाहिए? कंपनीज को ये सोचना चाहिए कि थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी चाहिए। जो जेनजी है, अगर वो न्यू एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर चाहते हैं एंड एक डिफरेंट तरीके का एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को भी ट्वीक करना चाहिए, क्योंकि यही लोग अल्टीमेटली आपके सीईओज बनेंगे आगे जाके, आपके हर चीज, दे आर द फ्यूचर। उनको कैसे ग्रूम करना है ये भी सोचना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ हम कैसे चलते थे उस जनरेशन में, या हम कैसे करते थे, ये सोचना चाहिए कि ये लोग कैसे करेंगे, एंड थोड़ा सा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहिए उनके लिए। तो मे बी दैट कुड बी बेटर। ऑल्सो पे का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। Exactly. पुरानी जनरेशन, क्योंकि इंटर्न को कहा जाता है कि इतना ही दिया जाएगा, उसके लिए एक ग्रेड बना दिया जाता है कि इसके ऊपर इसको नहीं दिया जाएगा। हालांकि वो कैपेबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ही इज एन ऑलराउंडर। अब जितनी भी जेन जी हम बात कर रहे हैं ना, आपको खुद की ग्रोथ पे काम करना होगा, सब ऑलराउंडर्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जब हम सारा काम अगर कर रहे हैं, तो हमें सैलरी केवल एक काम की क्यों मिल रही है? कैसे आप इस चीज़ को बैलेंस करेंगे? दे आर ऑलराउंडर्स, उनको सब कुछ आता है, या अगर आप कुछ सिखाएं भी, वो कभी मना नहीं करेंगे, वो तुरंत सीखेंगे। लेकिन पैसा उनको केवल एक काम का मिल रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है उसको पैसा 10 कामों का मिल रहा है। कंपनीज इसको कैसे बैलेंस करेंगी? आई थिंक हम लोग भी इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं जो किसी एक चीज़ के लाएंगे। जैसे हमारे ट्रेड में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो राइटर्स आते हैं, बट ऐसे राइटर्स आ जाते हैं जो शायद मैनेजमेंट ना करना चाहे, बट एक्सेप्शनल मैनेजर्स होते हैं, नेचुरली होते हैं कुछ लोग। तो अब आप उनको कैसे बैलेंस करोगे? तो हाँ, कभी कभी आपको डबल करनी पड़ जाती है उनकी सैलरी। यू जस्ट नो कि दिस पर्सन विल बी अप्लाइड एट द राइट प्लेसेस। तो जो राइट काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स होते हैं, या राइट काइंड ऑफ प्लेयर, टीम प्लेयर्स होते हैं, अगर आपको उनको रिटेन करना है, आपको उनको अच्छे से पे करना पड़ेगा। बिकॉज नहीं तो आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट ट्रैवल करती है
किसी और कंपनी को पता लग जाएगा, वो आपके उस पर्सन को पर्टिकुलरली उठा के ले जाएगा। एंड फिर फ्रस्ट्रेशन ये बिल्ड होती है कंपनीज में कि यार जेनजी की प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली पे कल्चर एंड पे स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। बिकॉज एक टाइम था कि लोग एकदम फोकस करके कुछ ही चीज़ों पे काम करते थे एंड उसी चीज़ का पे लेते थे, बट अभी सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। और यही वजह है कि शायद लोग काम नहीं करना चाहते, जो मोटिवेशन उनको बार बार देना पड़ता है, शायद इसी वजह से। हाँ एग्जैक्टली। सब कुछ घूम फिर के पैसे पे ही आता है। मनी इज मोटिवेशन टुडे। मनी हैज टू बी द मोटिवेशन इनिशियली ना। तो Exactly. अगर इंसान के वही बात पे आ जाते हैं कि अगर बेसिस कवर नहीं होंगे, इंसान उससे आगे कैसे सोच पाएगा। मैस्लोज हायरार्की पे भी हर चीज चलती है, जिसमें नीचे सबसे होता है एक बेसिक सर्वाइवल एंड देन ऊपर ऊपर आते रहता है बाकी चीजें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसको पे कैसे कर सकते हो। सो एज फाउंडर्स आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इन पर्सन को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होना चाहिए। वो एक ब्रॉडर सोच है, वो एक जनरेशनल सोच हो सकती है, बट एज अ फाउंडर यही सोचना चाहिए कि यार आप उस पर्सन को कितना अच्छा उसके लिए बेसिस कवर कर सकते हो, सो दैट पर्सन कैन गो एंड परफॉर्म फ्रीली। इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू जैसे इंडियन कैप्टन्स अपने प्लेयर्स को जो फ्रीडम देते हैं, बहुत बहुत सिमिलर है। आप फ्रीडम कैसे दे पाओगे जब उसके घर में प्रॉपरली सब कुछ अवेलेबिलिटी होगी एंड दैट पर्सन आल्सो ग्रोस अलोंग विद योर कंपनी। एग्जैक्टली। घर में आपको जो चाहिए होगा वो आपकी मम्मी आपको बना के देती हाँ जी। होंगी। पापा भी सारी डिमांड्स लगभग पूरी करते हाँ, होंगे, definitely। क्योंकि आप इतने बड़े तो अभी नहीं हुए कि वो आपको छोड़ देंगे कि हाँ बेटा जो करना है कर लो। और मुझे लगता है पेरेंट्स कभी छोड़ते नहीं। जैसे कोई मेरी तरह कोई है, मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, तो मुझे कई बार अगर किसी की पेरेंट्स की भी अगर याद आती, तो वो जैसे मुझे मम्मी के हाथ का दाल चावल बहुत पसंद है, राजमा चावल बहुत पसंद है, तो वो खाने को नहीं मिलता कई बार। तो दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ मोटिवेशन और डीमोटिवेशन, क्योंकि आपकी इच्छाएं जब पूरी होती है ना, आप खुश रहते हो। तो वो इंसान क्या करे जब जिसकी इच्छाएं ही नहीं पूरी हो रही हैं, जो खुश नहीं है मन से, जिसको फैमिली चाहिए, दूर रह रहा है अपनी फैमिली से, वो कैसे काम पर अपना ध्यान एकदम लगाए, कैसे वो खुद को ग्रूम कर सकता है। एज अ यूथ क्या सोच है आपकी? क्योंकि मेरे पास एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ। आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ना, हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा, स्टार्टअप कल्चर में भी ऐसा बहुत होता है कि यू नो द टीम इज़ योर फैमिली एंड ऑल, बट अल्टीमेटली टीम फैमिली नहीं होती। तो फैमिली इज फैमिली। हाँ, फैमिली इज़ फैमिली डेफिनेटली। सो बट आप एज अ फाउंडर या एज अ कल्चर क्रिएटर कैसे कर सकते हो कि try to be as vulnerable as possible, so that they also know you're not just the person at the top or the management, you are also one of them as well. हम लोग भी ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम सारे मिलके एक गेम ही तो खेल रहे हैं, लाइक वी आर ट्राइंग टू एंजॉय दैट एंड इट्स अ मल्टीप्लेयर गेम, हम सारे साथ में खेल रहे हैं। तो ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एट द एम्प्लॉय लेवल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो लोग कैसे हैंडल करेंगे वो चीज़, बट हाँ टफ तो ये चीज़ बहुत टफ है एंड ओवर टाइम ही ये इस चीज़ का एक सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि इसके लिए कंपनीज ही सोल्यूशन कर सकती है, क्योंकि अभी कुछ ही ऐसे शहर हैं, बड़े शहर, मेट्रो सिटीज, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। अभी कई सारे जगह हैं ऐसी पूरे भारत में जहाँ पे बड़ी कंपनीज जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है रिसोर्सेज वहाँ पर नहीं है। तो जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे, कंपनीज वहाँ पर आएंगी ही नहीं। तो लोगों को दूर जाना ही पड़ेगा अपनी फैमिली से। आपने एक पोस्ट भी किया था इसको लेकर कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है वो। हाँ, तो आई थिंक श्रीधर वेम्बू जो जोहो के फाउंडर है, उनकी चीज़ को अप्लाई करना चाहिए बहुत सारी कंपनीज को। ऐसे काफ़ी कंपनीज है इंडिया में जिनके प्रॉफिट उनके पास सिर्फ मार्जिन्स थिंकिंग होती है, उसमें फाइनेंस पीपल लीड द मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। लेकिन कभी कभी ना फाइनेंस इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर अ कंपनीज थिंकिंग। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटे से गाँव में इन्वेस्ट किया एंड उसमें ग्रोथ करवाई, ताकि वहीं के लोगों को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। हाँ, तो अब वो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, सारी कंपनीज गांव में तो नहीं कर सकती, कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन आप स्टिल आप एक दूसरे सेंटर्स तो बना सकते हो। आप स्मॉल सेंटर्स, स्मॉल टाउन्स में एंड ट्राई कर सकते हो कि दूसरे कैसे स्प्रेड अक्रॉस ग्रोथ हो। एंड बड़ी कंपनीज को ये सोचना चाहिए। आई थिंक टाटा ने भी अपने टाइम में ये सोचा। अभी जोहो जैसे है, जोहो ये चीज़ सोच रही है एंड जब हमारी कंपनी भी बड़ी हो जाएगी हम डेफिनेटली सोचेंगे करने को। ओके, अब जेन जी वाले थोड़े से सवाल जवाब कर लेते हैं कि आप भी एकदम यंग हैं। कभी 10th 12th का कोई रिजल्ट कभी पूछा गया आपसे किसी जॉब इंटरव्यू में? बड़ा प्रेशर रहता है ना हम लोगों पे कि पहले बहुत रहता था,
कि अच्छे से पढ़ाई करो, 10th का रिजल्ट पूछते हैं, 12th का रिजल्ट पूछते हैं, तो पूछा गया आपसे कभी? एक बार मैंने जब मैं कॉलेज में था, हाँ। शुरू में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। हाँ। तो वहाँ पे एक बार पूछा था, बट उसके बाद मैंने कभी जॉब की नहीं या ट्राई भी नहीं किया किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे तो नहीं पूछा गया। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब आप इन्वेस्टर मीटिंग्स में होते हो, वहाँ पे 12th का रिजल्ट तो नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ, आपका बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कैसे स्टूडेंट थे, आप कैसे ये थे। तो कभी कभी कुछ एरियाज में, इवन इफ यूर अ स्टार्टअप फाउंडर, आपकी पेडिग्री जो वो लोग बोलते हैं उस चीज़ को, वो मैटर कर जाती है। तो ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा, बट हाँ, आप 10 साल, अगर मेरे को आई थिंक 8 साल हो गए वो फेज से निकले हुए हैं, ओके, स्कूल से। ओके, तो अब वो सोच उस फेज में जाती नहीं है बार बार। ओके। व्हेन डिड यू पास आउट? 2018। ओके, 2018। ओके, तो फिर मुझे लगता है जब 10th 12th का रिजल्ट ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, तो आपने दिया है कभी आरएन कुछ कोई हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम? हाँ जी, मैंने IIT जेई के लिए प्रिपेयर किया था। Okay. 2018 में दिया था। उस टाइम पे तो बहुत प्रेशर था, क्योंकि 2 साल आपने इतनी मेहनत करी, मम्मी पापा ने भी इतना पैसा दिया कोचिंग सेंटर को, एंड रिजल्ट्स आएगा नहीं आएगा, उस प्रेशर में मेरे एग्ज़ाम तो नहीं अच्छा गया था, मेरा बहुत ही इनफैक्ट गंदा गया। बट उसके बाद वाले एग्ज़ाम्स जो थे, मैंने ट्राई किया कि मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, जेन जी पे हमेशा से प्रेशर रहा है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो टैलेंट है वो कई बार स्टूडेंट्स का, बच्चों का दब जाता है। वो सिर्फ इसी पे फोकस करते रह जाते हैं कि अभी रट के जाना है, अभी रट के जाना है और एग्जाम दे के आना है, अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करें, वहाँ पे रटना तो बहुत ही, मतलब रट के आप कुछ एग्जाम कर नहीं नहीं कर पाते। सकते आप, बट हाँ, ओवरऑल अगर ब्रॉडली देखिए तो हाँ, डेफिनेटली 10th और 12th में रटना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट मैंने देखा है, मेरे साथ वाले भी जो काफ़ी पीयर्स थे, एंड हमने ऐसे देखा है बहुत ज़्यादा कि लर्निंग पे बहुत फोकस करते हैं शुरू से। बिकॉज अब ट्यूशन टीचर्स वगैरह भी थोड़ा उस हिसाब से सोच के चलते हैं, क्योंकि जेनजी एक डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है, वो लर्निंग पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो अल्टीमेटली इतना प्रेशर नहीं आता, बिकॉज आप लर्न कर पाते हो। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये अंडरस्टैंड करना कि प्रेशर एक ना, क्या होता है, एक सोसाइटी जो हमारी है, वो ना पूरा टाइम सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी का गेम खेलती रहती है। लोग ना हर चीज़ में सर्टेनिटी गेन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये एक सोच है, ये इंडियंस की सोच है, जेनजी की सोच नहीं, ये हमारे से पहली जनरेशन की सोच नहीं, ये सबकी सोच है। तो इतना ज़्यादा सर्टेनिटी सीख नहीं करनी चाहिए। कम्पिटिटिव एग्जाम्स इतना ज़्यादा क्यों चलते हैं, बिकॉज सबको पता है एक सर्टेन पाथ मिल जाएगा उसके आगे। उसके बाद आप IIT निकाल लोगे तो उसके बाद एक सर्टेन पाथ मिल जाएगा। ये, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे प्राइस पे बेच सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह। एग्जैक्टली, वो उसका फायदा उठाते हैं इस चीज हाँ, का। इस सोच का। तो अल्टीमेटली नुकसान इंडिया मतलब का एक होता है, तरीके से तो कोचिंग जानी चाहिए, लेकिन आप सोच समझ के ही जाइए, तब जाइए जब आपको लग रहा है कि आपको वहाँ से कुछ मिल रहा है, नहीं तो आप उन्हीं की झोली एक तरीके से भर रहे हैं, उन्हीं के बैंक अकाउंट्स आप फिल कर रहे हैं। हाँ, वो एक, मतलब मैं भूल गया इस बायस का नाम, बट एक बड़ा फेमस बायस होता है, जिसमें बेसिकली कुछ लोग ही कर पाते हैं, बट बाकी सारे लोग बेसिकली पैसा भरते हैं उस चीज़ को। कभी कुछ सोचा था आपने लाइफ में कुछ बनना है, कभी स्कूल में जब आप थे, हाँ, डेफिनेटली। या यही करना था जो भी कर रहे हैं आप? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप का ड्रीम शुरू से था। सो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट? हाँ, मेरे पापा ने, बिकॉज मेरे पापा खुद डिज़ाइनर है, ही मेड मी इंट्रोड्यूस किया था स्टीव जॉब्स से, एंड उनकी जो प्रिसिशन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड देन मैं एप्पल यूज़र जब बना तो मुझे और ज़्यादा वो हुआ। तो स्टीव जॉब्स, इनिशियली इलॉन मस्क, एंड लेटर ऑन में स्टेज में, एंड इन सब के बारे में पढ़ के बचपन से बड़े हुए, एंड देन ऑफ कोर्स निखिल कामत, नितिन कामत, ये सब लोग बहुत इंस्पायर। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपका जब ये ट्वीट वायरल हुआ वर्क बैलेंस को लेकर? दे सपोर्ट यू? उन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो लिंक्डइन में है नहीं। तो एक्चुअली मेरे घर में माहौल ऐसे ही रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहती है, कंटेंट करते हो आप, कभी वायरल हो गए, कभी नहीं चलेगा, कभी प्रोसेस है ये। तो जब वो कट ऑफ होता है, मेरे घर में ऐसा कुछ पता नहीं लगता। तो जब आपने सोचा कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, मदर फादर? हाँ, क्योंकि शुरू से ही एक, क्योंकि आजकल तो सोचते हैं ना, अरे स्टार्टअप करना है, अरे पता नहीं हो पाएगा, आगे सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो सबसे पहला सवाल इंडियन फैमिलीज में यही रहता है कि कुछ ऐसा कर लो ना जो पढ़ाई के रास्ते से ही निकल जाए, आराम से जॉब इंटरव्यूज क्लियर कर लो। तो ये कैसे आपको सपोर्ट मिला? इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें थी जो नहीं चली,
बट गुड थिंग वाज देयर वाज नो रिएक्शन ऑन इट। तो वही चीज, Okay. अच्छा हो तब भी कोई रिएक्शन नहीं, बुरा हो तब भी कोई रिएक्शन नहीं। तो एक बैलेंस बना रहता है उस चीज में, आप माइंड में ना एक स्ट्रेन नहीं आता एक्स्ट्रा। तो मैं कहूँगा कि इवन दो जब मैं 19 साल का था, जब से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में लग गया, अभी मैं 25 का हूँ, तो 6 साल में बहुत सारे फेलियर्स वगैरह देखे। लेकिन ऐसे मतलब मैं बोलूँगा 6 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है एक चीज़ को बनाने के लिए। हाँ। तो मैं बोलूँगा कि मैं बहुत तेज़ तो नहीं हूँ, बाकी लोग बहुत तेज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी कि मेरे पास मेरे मम्मी-पापा ने भी ये सोचा कि मेरे को एक टाइमलाइन देते हैं, आराम से इसको एक लॉन्ग स्ट्रेच देते हैं, एक लॉन्ग रोप देते हैं, हाँ। ताकि आराम से बना पाए कुछ चीज़। एंड अब जो बनती जा रही है, आई थिंक वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके। हर किसी बच्चे के जीवन में उसकी मम्मी का बहुत बड़ा रोल होता है, हाँ जी। मदर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या करती हैं आपकी मम्मी? मेरी मम्मी अभी होम मेकर है, Okay, she's a लेकिन शी वाज अ homemaker. बायोलॉजी टीचर। सो ओह! इनिशियली से ही उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट था मेरी स्टडीज में। ओके, ओके। एंड बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दी उन्होंने और मुझे। घर में प्रेशर भी होगा फिर पढ़ाई का बहुत हाँ, ज़्यादा। प्रेशर मतलब ऐसा लगा नहीं कभी प्रेशर, हाँ। बिकॉज वो पार्ट ही था ऑफ ओके, लाइफ। ओके। तो इनिशियली तो सब पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, बिकॉज एनवायरनमेंट में प्रेशर होता है, तो मुझ पे एक नेचुरली प्रेशर था। बट देन मुझे आई स्टार्टेड लविंग द लर्निंग एस्पेक्ट ऑफ मोस्ट थिंग्स। तो अगर आप लर्न करते जाते हो चीज़ों को, तो थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, एंड के सालों में ऑब्वियसली स्कूल में थोड़ा प्रेशर हो जाता है। एक आखिरी सवाल आर्यन, बस आपकी लाइफ को हमने बहुत अच्छे से समझा, आपने बहुत चीज़ें यहाँ पर क्लियर भी की अपने स्टेटमेंट को लेकर। क्या कहेंगे जेन जी को, एक कोई ऐसा मैसेज आपकी ओर से क्या होगा? यही होगा कि अपने क्राफ्ट को कितना अच्छा कर सकते हैं। हमें हम सबको ही, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ ये चीज़ जो मैंने लिखी थी, क्योंकि मैं खुद 25 का हूँ, मैंने एग्जैक्टली वही एज लिखी थी, बिकॉज मुझे अपने लिए ही ये चीज़ सीखनी है। एंड दूसरी चीज़ है वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं, बट हाँ टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज टाइम ही हम लोगों के पास एक रिसोर्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको कैसे सही से यूटिलाइज कर सकते हो, उसको कैसे टारगेटेड तरीके से चल सकते हैं, वो चीज़ आई थिंक मैं खुद के लिए सीखना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक मैं चाहूँगा कि सभी इस चीज़ आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि काम पे फोकस होना चाहिए, काम पे पूरा ध्यान जाना चाहिए। लेकिन जो इंसान वर्क लाइफ भी बैलेंस कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस कर रहा है, उससे ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड तो कोई हो ही नहीं सकता। वो दोनों ही चीज़ें बड़े अच्छे से हैंडल कर रहा है, क्योंकि एक ही नाव के दो छोर हैं, ये दो कोने हैं, और आपको तभी वो बैलेंस होंगे जब आप बीच में कहीं खड़े होंगे अच्छे से बैलेंस करने के लिए। तो डेफिनेटली। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर कमिंग हियर, गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। Thank you so और much. मुझे लगता है कि यूथ ने आज आपकी बातों से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। एज अ यंग कंपनी फाउंडर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई भी, क्या क्या यूथ को करनी चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank हियर। you so थैंक much यू। for having me.